हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक बहुत सारी छुट्टियों के बाद। आप सभी को मेरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आई होप सबने छुट्टियां अच्छे से एंजॉय की होंगी। तो नए सेशन की स्टार्ट करने वाले हैं आज से। नए सेशन का मतलब है जो अभी 10th से 11th में आए हैं। ठीक है। और जो नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट या फिर जेई मेंस 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर 12th में भी जो आए हैं, ठीक है, उन सभी के लिए इस चैनल पे फ्रॉम द वेरी बेसिक्स हम लोग केमिस्ट्री की वीडियोस डालने वाले हैं। ठीक है। फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, मार्क माय वर्ड्स। आप लोग को इन वीडियोस के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है दे कैन शेयर द चैनल। ठीक है। और जो लोग नए आए हैं, ठीक है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली एटम से स्टार्ट करने वाले हैं। जनरली क्या होता है, आप जो भी आप लेक्चर्स देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे, या जो लोग जनरली टीचर्स करते हैं, वो मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 11th में। लेकिन मूल कॉन्सेप्ट से पहले आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या एटम फ्रॉम द वेरी बेसिक क्या है बेसिकली, है ना, वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मोटी मोटी ऊपर से नॉलेज होती है लोगों को एटम की। ठीक है। उसी को लेके वो चलते रहते हैं। ठीक है। तो एटम फ्रॉम द वेरी बेसिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे हम लोग इसी सीरीज में। पहले मोल कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो लिख लीजिए पहले। ठीक है। चलिए, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम। ठीक है। एटम के बारे में पूरा पढ़ेंगे। एटम है क्या, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, क्योंकि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी से आजकल बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नीट डायरेक्टली पूछता है, मेंस भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है, इनडायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्टली फ्रॉम द पोस्टुलेट्स। तो अच्छे समझेंगे, लिमिटेशंस को समझेंगे इसकी। ठीक है। तो एटम पढ़ने वाले हैं, एटम में पूरा पढ़ेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वगैरह। ठीक है। एक पढ़ने वाले हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने पहले पढ़े हुए हैं 9th क्लास वगैरह में अपनी, लेकिन इनको डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ठीक है। कैसे अप्लाई करते हैं इनको न्यूमेरिकल्स में। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे टर्म्स हैं, ये जो एटम का मास है, हम कैसे निकालते हैं या कहाँ से ये स्टार्ट हुआ सारा। ठीक है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में आपको पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो दो पढ़ेंगे इसके अंदर। एक तो पढ़ेंगे एम्पेरिकल, एक सेकेंड, परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चीज। एक तो पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, और एक पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्टोइशियोमेट्री, या स्टोइकोमेट्री भी बोलते हैं। स्टोइकोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। दोनों एक साथ समझेंगे। ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है ठीक है। स्टोइकोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट समझेंगे। उसके बाद हमारे पास है इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में काम आएंगी। जब जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंटेज, ये सारी जो है टर्म्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस चैप्टर का जो है वो पहला लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोग एटम डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से लिखना जो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो आई होप सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है। ऑल राइट। तो हम करते हैं भाई एटम स्टार्ट। चलिए, तो बहुत बेसिक सी नॉलेज सबको है एटम के बारे में कि सर एटम जो है किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको मैटर एटम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, कोई गलत नहीं है उसमें बात। ठीक है, क्योंकि आपने जो जिस लेवल तक पढ़ाई की है वहां तक आपको यही बताया जाता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच इज इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है। ये जो एटम वर्ड है ना बच्चों, ये बेसिकली डिराइव्ड किया गया है किस वर्ड से, एटोमियो से। डिराइव्ड फ्रॉम एटोमियो। ठीक है। एटोमियो वर्ड जो है इसका अपने आप में मतलब होता है अनकटेबल, जिसको और ना काटा जा सके। अनकटेबल या फिर इनडिविजिबल। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। तो अनकटेबल या इनडिविजिबल।
ये जो एक्चुअली वर्ड दिया था वो दिया था डाल्टन ने। डाल्टन ने पूरी एक थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उसके पॉस्टुलेट्स समझेंगे। पॉस्टुलेट्स मतलब जो जो पॉइंट्स उसने अपनी थ्योरी में बोले थे वो, है ना। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आप लोग नोट्स अपने अच्छे से बनाते रहना, शॉर्ट में बनाओ या लॉन्ग में बनाओ, आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। कभी भी आप, मैं देखता हूँ बच्चे ना नोट्स मांगते हैं, सर नोट्स दे दो, इस टॉपिक के दे दो, किसी और के नोट्स से आप उतना अच्छा कभी भी नहीं पढ़ सकते जितना अपने से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वॉट एवर इज योर वे, कैसे भी आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हम डिस्कस करेंगे भाई पॉस्टुलेट्स। ठीक है। वैसे मैं आपको एक छोटे सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। डाल्टन से बहुत पहले, ठीक है ना, 500 BC। 500 BC समझते हैं, लगभग 2500 साल पहले अब से। एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कनद। उन्होंने एटम के बारे में बात करी थी। उन्होंने वर्ड जो बोला था शायद परमाणु बोला था। ठीक है, परमाणु वर्ड इस्तेमाल किया था उन्होंने, ठीक, एटम के लिए। तो बहुत पुरानी थ्योरी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पॉस्टुलेट्स क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डाल्टन ने कहा कि एटम सबसे छोटी यूनिट है किसी भी मैटर की, इसको ना डिवाइड किया जा सकता ना कट किया जा सकता। ठीक है, ना आप इसको क्रिएट कर सकते ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक, तो ये सबसे पहला पॉस्टुलेट था कि एटम जो है, एटम इज द स्मॉलेस्ट। मैं इसमें बताऊंगा आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, आगे चल के लिमिटेशंस क्या है ना। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which is indestructible और which is indivisible और indestructible। ठीक है, it can neither be created nor be destroyed। चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगा, है ना, वट एवर, जब भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा तो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। तो जो लोग पहली बार आए हैं वो प्लीज टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम भी सेम नाम से है, कैम एक्टिवेशन। ठीक है, जो चैनल है जिस नाम से उसी नाम से है, और इंस्टाग्राम भी सेम सेम नेम से है। तो डू फॉलो द चैनल्स, ठीक है, प्लीज उसको, चैनल्स को फॉलो करिए, उस पर भी मैं कंटेंट डालता रहूंगा, क्वेश्चंस वगैरह डालता रहूंगा। चलो, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच इज इंडिविजिबल और इंडेस्ट्रक्टिबल, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एट द एंड इसका मतलब यही हो, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड पॉस्टुलेट या सेकंड पॉइंट जो था, इन्होंने कहा कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स, ध्यान समझना, एक एलिमेंट के, सपोज करो कार्बन है, उसके चाहे 1 करोड़ एटम्स हो, एक 10 करोड़ एटम्स हो, 100 करोड़ एटम्स हो, वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, शेप में भी, मास में भी, साइज में भी। ठीक है, तो इसने कहा एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, हाँ सॉरी, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इन ऑल रिस्पेक्ट्स का मतलब हो गया यहाँ पे मास, शेप एंड साइज। ठीक है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मास हो गया उसमें उनका, साइज हो गया, शेप हो गया। ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं इनके पॉस्टुलेट का। इन्होंने कहा अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का मास अलग अलग होगा, जो कि बात सुनने में ठीक ही लगती है ना, लेकिन आगे चल के कैसे गलत प्रूव हुई वो भी समझेंगे। ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास, शेप और साइज। ठीक है, ये बोला है, जो कि ठीक, सुनने में ठीक ही लग रही है बात कि भाई एक एलिमेंट कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, कार्बन के एटम्स का मास अलग होगा, नाइट्रोजन का एटम्स का मास अलग होगा, सुनने में ठीक ही लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो एटम्स ऑफ, नेक्स्ट देखिए, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स
कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, इन्होंने कहा अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में, लाइक 1 2 3, है ना, टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया इनका। मतलब ये आपको मेजर पॉइंट्स बता रहे हैं, ठीक है। और लास्ट देखते हैं। एक पॉइंट इन्होंने और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था, ये वो उन्होंने ये डिस्कस किया था कि एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है ना। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक बात क्लियर होगी। बहुत सिंपल सी है पॉस्टुलेट्स, में एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। क्या क्या पॉस्टुलेट थे कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ठीक है, ना बनाया जा सकता। एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होंगे मास शेप साइज में, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग होंगे मास शेप साइज में। और दो एलिमेंट जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन, दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है, वो कंबाइन करेंगे तो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म कंपाउंड्स। और लास्ट ये है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम वो सबसे छोटा यूनिट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी कमियों पे, क्या पॉस्टुलेट क्या इसकी लिमिटेशंस थी, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस भी कह सकते हो बच्चों, डीमेरिट भी कह सकते हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। आप सबको पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो वो तो एटम से भी छोटे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें डाल्टन की कोई गलती नहीं थी क्योंकि इनकी जो डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वो बाद में, ठीक है। पर ऑब्वियसली अब बाद में हुई तो साइंस का काम ही यही है, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट, तो ये इम्प्रूवमेंट हो गई, तो ये लिमिटेशन है डाल्टन की, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन यही है कि एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सो इट इज नॉट स्मॉलेस्ट। तो ये सबसे छोटा नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और इस वजह से एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन आई बच्चों आइसोटोप्स के फॉर्म में। अब आइसोटोप्स आप सबने पढ़े हैं स्मॉलर क्लासेस में, लेकिन मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। आइसोटोप्स बोलते हैं एक ही एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स जिनका मास अलग अलग है। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ही एलिमेंट्स के एटम्स जिनका मास अलग अलग है, राइट। तो आइसोटोप्स में फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला 6C12, सॉरी 6C14, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, राइट। और एक हमने बोला, एक सेकेंड, आइसोटोप्स ले रहे हैं ना, सॉरी। तो आइसोटोप्स हमारे पास 6C12, ठीक है, 6C13, ये सब कार्बन के क्या है, आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अब इन सब का क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, यानी कि जेड तो सेम है, ये देखो आप, ये तो सेम है, लेकिन इनका मास अलग अलग होता है। देखो 12 है, 13 है, 14 है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, डाल्टन ने कहा था कि भाई एक एलिमेंट के सारे एटम्स का मास एक जैसा होगा। ये तो एक ही एलिमेंट के हैं, कार्बन है, कार्बन के ही एटम्स हैं, लेकिन इनके मासेस तो अलग अलग हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आइसोटोप्स आ गए आपके पास। और भी आइसोटोप्स ले सकते हो, हाइड्रोजन के ले सकते हो, 1H1, राइट, 1H2 एंड 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, ठीक है। ट्रीटियम भी रेडियो एक्टिव होता है यहाँ पे। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसको लिख लिया करो, काम आती है, ठीक है। रेडियो एक्टिव, ठीक है, ये भी रेडियो एक्टिव है।
सॉरी, रेडियो एक्टिव जनरली कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कौन से होते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा बात। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग भाई। आइसोबार्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम आई इनकी जब आइसोबार्स की डिस्कवरी हो गई। अब आइसोबार्स कौन होते हैं? आइसोबार्स वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनका मास सेम। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, मैंने लिखा 6C14 और मैंने लिखा 7N14। अब ये एलिमेंट तो अलग अलग है, एक कार्बन है एक नाइट्रोजन है, ठीक है, मास दोनों का क्या है, सेम है, 14 14 आ रहा है दोनों का मास। ठीक है, तो ये तो बात गलत हो गई। डाल्टन ने कहा कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का मास अलग अलग होगा, लेकिन ये तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनका मास तो सेम आ रहा है, राइट। क्लियर है? और भी बहुत सारे देख सकते हो, आर्गन और कैल्शियम देख सकते हो आप, है ना, 1840 होता है और ये 2040 होता है। क्लियर है? तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जिनका मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, एक कमी ये आ गई, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम तो है। ठीक है, लिमिटेशन तो है। क्या लिमिटेशन है? कि जो एटम्स कंबाइन करते हैं वो आपका एक रेशो में कंबाइन करते हैं, ये बात सच है, फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं, बट वो रेशो हमेशा सिंपल नहीं होगा। ठीक है, एटम्स डू नॉट ऑलवेज, सॉरी, डू नॉट कंबाइन, एक सेकेंड, ऑलवेज इन अ सिंपल रेशो। ठीक है, तो ये बात जरूरी नहीं है कि सिंपल रेशो में ही कंबाइन करें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं सुक्रोज ले सकता हूँ, C12H22O11, कहाँ है यहाँ सिंपल रेशो, 12:22:11, ये रेशो। इज इट अ सिंपल रेशो? नो। ठीक है, सिंपल रेशो होगा 1 2 3, जहां आ रहे हैं वहां पे इस तरह के नंबर्स, राइट। तो ठीक है, एक रेशो में कंबाइन करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो रेशो सिंपल रेशो। क्लियर है? ये इसके मेजर ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, एक एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सो इट इज नॉट स्मॉलेस्ट। ठीक है, डिविजिबल है, मतलब डिविजिबल अगर नहीं भी कहेंगे तो इससे छोटे पार्टिकल्स हैं हमारे पास। आइसोटोप्स आ गया, आइसोटोप्स ने बता दिया कि भाई एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हो सकते हैं, अलग अलग मास के एटम्स हो सकते हैं। आइसोबार्स आ गया कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स सिमिलर मास के हो सकते हैं। और चौथा हमने डिस्कस कर लिया कि एटम्स डू नॉट कंबाइन इन ऑलवेज इन सिंपल रेशो। सिंपल रेशो में कंबाइन करते हैं बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, ये आपके मेजर ड्रॉबैक्स हो गए। इसके अलावा और कोई मेजर ड्रॉबैक्स? हाँ, एक और देखते हैं। अब देखो, ये जो इसका स्टेटमेंट था कि एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो, इससे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन प्रूव होते हैं हमारे, है ना। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन कौन से आते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये तीनों तो इससे मतलब ये प्रूवन होते हैं, राइट। लेकिन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ये इसके इससे प्रूव नहीं होता, ठीक है ना। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन। इनफैक्ट नीट में बिल्कुल इसी पॉइंट पे क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। उसने पूछा है कि डाल्टन ने कौन सा इनमें से ऐसा लॉ है जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, ये इनसे एक्सप्लेन नहीं हुआ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है? ये इसके लिमिटेशन आ गए। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इन लिमिटेशंस के ऊपर ही फिर बनी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कहा कि नहीं, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर नहीं है, उससे भी छोटे प्रेजेंट है, राइट। और अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का मास सेम हो सकता है, एक ही एलिमेंट के एटम्स का मास डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये सब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया हो। ठीक है, चलिए, तो फिर एटम है क्या, मतलब कैसे इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे सर? ठीक है, आपने इस एटम डाल्टन्स की थ्योरी बता दी, डाल्टन्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बता दी, उसमें क्या कमी थी वो बता दी। अब एटम है क्या बेसिकली, तो एक चीज तो क्लियर है कि सबसे छोटा तो नहीं है। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं, जैसे कि हम लोग इसके बाद जो भी थ्योरी आई, बर्जीलियस थ्योरी आई, उसके बाद एक लॉ आया था एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, उसने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है जो अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, है ना। तो इसने कैसे डिफाइन किया? ठीक है, पहले बर्जीलियस की हाइपोथेसिस आई,
फिर उसके बाद आई आपके एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, ठीक है, जो एवोगैड्रोस नंबर भी पढ़ते हो आप, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, नॉट एवोगैड्रोस लॉ, सॉरी, लॉ नहीं लिखो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस, एवोगैड्रो ने कहा एटम इज दैट पार्टिकल ऑफ मैटर विच में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो उसने कहा एटम एक ऐसा पार्टिकल है मैटर का जो अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब इससे कैसे समझेंगे, देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आपसे कि हीलियम का एटम है, ठीक है, आर्गन का एटम है मेरे पास, तो ये सारे अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। हीलियम का एटम अकेला एग्जिस्ट कर सकता है ना, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैंने लिखा हाइड्रोजन, ठीक है ना, क्या ये अकेला, आपने एच लिखा देखा है, H2 होता है हमेशा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, एटम की फॉर्म में कभी नहीं करेगा एग्जिस्ट। ठीक है, तो H2 हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, या ऑक्सीजन हो गया, या नाइट्रोजन हो गया, तो इनके लिए हम लिख सकते हैं कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अकेले नहीं रह सकते, इन्हें एक और एटम चाहिए, मतलब ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स अकेले रह सकते हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते किसी से, ठीक है, आराम से अकेले रह लेंगे। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स अकेले नहीं रह सकते, जैसे एच है, हाइड्रोजन, वो हमेशा H2 लिखा दिखोगे आप, O2 लिखा दिखोगे, N2 लिखा दिखोगे, तो ये अकेले नहीं रह सकते, ये रिएक्ट कर लेते हैं। तो फिर हमने लिखा कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो इन्हीं को देखते हुए एवोगैड्रो ने अपनी बात को बोला कि एटम वो पार्टिकल है मैटर का जो अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। तो इट इज अ बेटर स्टेटमेंट। ठीक है, सो आप बोल सकते हो एटम इज दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी भी लूज नहीं करता। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वो, देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक और बात बोली गई, एटम डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर दे रहे हैं आपको वाटर, राइट, ये है हमारे पास। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर जब वाटर बनाया तो ऑक्सीजन वाटर बनने के बाद कुछ और हो गया, कोई और एलिमेंट बन गया, है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहा, बस कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हो गया यहाँ पे आप, ठीक है, या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो गया। तो एटम ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहा, नाइट्रोजन नहीं बना रिएक्शन के बाद। समझ आ रही बात, हाइड्रोजन रिएक्शन करने के बाद भी हाइड्रोजन ही है, ठीक है, बस जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ एक सिंपल रेशियो में, ठीक है, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ या किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से यही था। तो आई होप सबको एटम क्लियर हो गया होगा बिल्कुल A to Z कि एटम है क्या। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी साल का क्वेश्चन है, नीट 2025 का। ठीक है, डाल्टन्स थ्योरी पे जो हमने अभी पढ़ी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब आप ये आराम से आंसर कर सकते हो कि इनमें से कौन सा ऐसा लॉ था जो डाल्टन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ये मैंने आपको अभी भी पढ़ाया, ठीक है, वो था लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। बाकी जितने भी हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, वही फिक्स प्रोपोर्शन, तो ये सारे लॉज प्रूवन हो रहे थे डाल्टन्स की थ्योरी से, लेकिन लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम प्रूवन पूछा गया है। इनफैक्ट मैं आपको अगर जेई मेंस का भी क्वेश्चन दिखाऊं, वो भी इसी तरीके से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे उसके पोस्टुलेट से पूछ रखा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको मैंने इतना डिटेल में इसको पढ़ाया है।